So today I'll discuss about sampling. So before sampling, I want to ask a question, that is, everyone among you, have you everyone bought some rice from any kind of grocery shops? Yes or no? Yes, sir. Okay. So suppose I am giving you a condition. That is, your parents asked you for buying some amount of rice from a grocery shop. Okay. Without mentioning the type of the rice, then what you will do, or what will be the procedure to selecting the best rice among among 3 or 4 types of rice which is available in the grocery shop? Then what will be the procedure? तो तुम लोग क्या करोगे? Sir, which rate is more costly? No, rate depend नहीं. I am concentrate on the quality of the rice. Okay, sir. तो तुम लोग क्या करोगे? सो देखोगे, तुम लोग दुकान में जाओगे तो तुम लोग बोलोगे कि ये राइस का, तुम अगर दुकानदार से बोलोगे कि अच्छा राइस कौन सा है, तो क्या करेगा? ही विल गिव यू अ सैंपल फ्रॉम हिज स्टॉक. ठीक है, उसका जो बोरी है वो पूरा बोरी तुमको नहीं देगा कि देखो मेरे पास इतना बोरी है, इतना बासमती चावल का बोरी है, इतना मिनीकेट राइस का बोरी है. वो नहीं करेगा. वो क्या करेगा? छोटा सा एक कटोरी में वो क्या करेगा? छोटा सा एक कटोरी में तुमको एक सैंपल राइस का सैंपल देगा, एक एक करके. और with the help of that sample you can judge which rice has a good quality. Okay, and depending, obviously मिनीकेट राइस का क्वालिटी से फार बेटर क्वालिटी होगा तुम्हारा बासमती राइस का क्वालिटी. सो by selecting, by choosing that sample, you can identify the entire property of the basmati chawal which is stored in that body. Okay, so this is known as sampling, because in our day-to-day life there are various kind of signal. Huge number of continuous time signal is there. So without choosing entire signal, I have to choose a particular part of the signal. That part contains the entire property of the main signal. ठीक है, ये नहीं कि तुम्हारा सैंपल, कोई एक बोरी से बासमती चावल का एक सैंपल तुमको सिलेक्ट करवा रहा है, तुम वो सिलेक्ट किए, तो ये नहीं कि उसी बोरी के अंदर से सिलेक्ट हुआ सैंपल का क्वालिटी और बोरी के अंदर बाकी बासमती चावल का क्वालिटी अलग हो. ठीक है, लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय योर शर्ट्स और ड्रेस, तो तुम लोग क्या करते हो? ड्रेस का सैंपल, तुम कपड़ा का पूरा जितना अवेलेबल दुकान में कपड़ा है वो सब नहीं देखते हो. अगर तुमको जीन्स खरीदना है तो यू विल गो फॉर द ब्लॉक इन विच जीन्स आर स्टोर्ड. ठीक है, अगर तुमको शर्ट खरीदना है तो शर्ट वाले ब्लॉक में जाते हो. दैट इज द सैम्पलिंग. ठीक है, और ये नहीं कि तुम हर एक शर्ट को ट्राई करते हो, हर एक जीन्स को तुम ट्राई करते हो. क्या करते हो? जो कलर का जीन्स तुमको पसंद आया है उस कलर का कोई एक सैंपल चूज करके उसको ट्राई करते हो. दैट इज सैम्पलिंग. विदाउट चूजिंग द एंटायर सिग्नल, आई विल चूज अ पर्टिकुलर amount of the signal which contains entire properties of the main signal. Like यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिया हूं. यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिया हूं. दिस इज द अवेलेबल सिग्नल. ठीक है, नाउ सपोज फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इन दोनों पार्ट के बीच में आई हैव सिलेक्टेड few amount of the signal. Okay, this few amount of signal, these 6 samples I have chosen, and these 6 samples will contain the entire property of this area of the signal. So this is known as sampling. Sample.
ठीक है, सैंपल कहाँ पे यूज होता है? जहां पे क्वांटिटी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, देन ओनली वी आर गोइंग टू टेक द सैंपल। ठीक है, वही तुम दुकान से अगर बिस्किट या चॉकलेट खरीदने जाओगे तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गो फॉर सैंपल, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द बिस्किट एंड द चॉकलेट इज लिमिटेड, बट द अमाउंट ऑफ द चावल, ठीक है, एक चावल एक एक करके चावल अगर तुम चूज करोगे तो उसमें बहुत सारा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम एक सैंपल चूज करते हैं। ठीक है, सो जहां पे तुम्हारा अमाउंट बहुत ज्यादा है, huge amount, if the amount is very large or huge amount is there, then only we will choose the sample. Now look at these two diagram, this diagram and this. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या खासियत है, यहाँ पे each and every instant of the signal has its value। ठीक है, और यहाँ पे देखो पर्टिकुलर ये इंस्टेंट पे ये जो सिलेक्टेड इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे उसका वैल्यू रह रहा है। So I can say by using sampling we are discretize a continuous signal. Okay, so technically sampling is defined as a process of converting continuous time signal into its equivalent discrete time signal. Equivalent, that means this signal will represent this one, equivalent। लाइक वो जो सैंपल चावल है, वो चावल का सैंपल रिप्रेजेंट करेगा पूरा बोरी में जितना भी बासमती चावल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज सैंपलिंग। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज नोन एज सैंपलिंग। सो इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन द सैंपलिंग, इट इज सिंपली कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, टाइम सिग्नल है, इसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, देन द प्रोसेस इज नोन एज सैंपलिंग। ओके, सो मेरा ये जो वॉइस है, जो मेरा माइक्रोफोन कैच कर रहा है, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, कैच करके लैपटॉप के थ्रू पास करा रहा है। सो लैपटॉप इज अ डिजिटल डिवाइस। ठीक है, द मीडिया, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेरा जो क्लास हो रहा है इट इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे सैम्पलिंग प्रोसेस यूज हो रहा है। फर्स्ट इट विल टेक द एनालॉग वन, देन पर्टिकुलर एक एक इंस्टेंट पे उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू वो चूज करेगा। वैल्यू ऐसे चूज करना है जहां पे you will choose the value in such a way that each and every value contains the entire property of the continuous signal. So that's why it is known as sample. If your sample will not contain the entire property of your main signal, then you can't say that is a sample. Okay, so in the following figure you will say x of t is the main signal and its sample signal is represented as xst. This is nothing but your discrete time signal. Okay, or I can say sampled signal. So this is the basic definition of sampling process. Now to do the sampling, okay, you will see that this is the entire time slot in the first diagram, that is x of t. यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से until the signal is processing is the entire time slot, but in the next diagram you will see we will choose a particular time slot. This time slot, particular time slots are known as sampling time, and this sampling time will be chosen in a particular interval of time. ठीक है, ये नहीं कि मैं 1 मिनट में एक सैंपल ले लूं, फिर 2 मिनट बाद या दूसरा सैंपल लूं, फिर 10 मिनट बाद तीसरा सैंपल लूं, फिर 1 घंटे बाद चौथा सैंपल लूं। I have to fix the particular interval of time. That time is known as sampling time. Okay, that time is known as sampling time. So the sampling signal is a periodic train of pulse, okay,
having unit amplitude sampled at equal interval of time. Very carefully listen this. Sample at equal interval of time, and that time is known as TS. That is sampling time. Sampling time. And if TS is the sampling time, then Fs is 1 by TS. As you know, frequency is nothing but the inverse of the time. So TS is the sampling time, then Fs is 1 by TS. So this Fs is known as sampling frequency. Frequency of sampling. Or you can say sampling frequency. Sampling. Okay. So frequency, sampling frequency and sampling time, both are important. Here, first, sampling time क्या है? With a particular interval or equal interval of time, the sample will be chosen. That particular interval of time is known as sampling time. And inverse of that sampling time, that is 1 by TS, is sampling frequency. Okay, so now this is known as sampling rate. Next is sampling rate. To discretize the signal, the gap between samples should be fixed. That gap can be termed as sampling period TS. Reciprocal of sampling period is known as sampling frequency or sampling rate. कि यहाँ पे तुम्हारा TS है, ठीक है, सैम्पलिंग टर्म, तो इसका रेट क्या होगा? 1 by TS. Okay, and that 1 by TS is denoted by Fs. So sampling frequency also termed as sampling frequency, also termed as sampling rate. Sampling rate. Okay, so this is sampling rate and sampling frequency, both are same. Got it? So next is sampling theorem. So I have to maintain a particular theorem or particular rule to do the sample. ये नहीं कि कोई भी सिग्नल का मैं सैंपल करूं, पॉसिबल नहीं है. So जो सिग्नल सैम्पलिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, सैम्पलिंग थ्योरम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, those signals can be sampled. And इसका जो कंडीशन है, that is Fs equal to less than Fs greater than equal to 2W. और instead of W, ठीक है, यहाँ पे मैं W लिखा हूँ, instead of W, if you can write Fm is the maximum frequency. Okay, maximum frequency of the signal. So in this image, the maximum frequency is this one. The maximum frequency is this. So its sampling frequency must be greater than equal to twice of this sampling frequency, maximum frequency. Okay, so this is the sampling theorem. So sampling theorem states that the sampling rate must be greater than equal to twice of the maximum frequency. If the signal will satisfy, or if the condition is satisfied by this equation, then only the signal can be sampled. Otherwise, the signal can't be sampled. Okay, so if suppose according to the sampling theorem, Fs greater than equal to twice W, and instead of W I am writing twice of Fm. So I can write Fs is nothing but the 1 by Ts, and similarly Fm is nothing but 1 by Tm. Okay, can I write this? Can I write this? Yes, sir. Okay. So now interchange this. So क्या होगा? Tm greater than equal to twice Ts. देखो, यहाँ पे देखो, पासा उलट गया, ठीक है.
सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हमेशा ट्वाइस ऑफ एफएम से ज्यादा या इक्वल टू होना होगा, और सैम्पलिंग टाइम को हमेशा मैक्सिमम टाइम, ठीक है, सिग्नल प्रोसेस का मैक्सिमम टाइम के आधे से लेस देन और इक्वल टू होना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं मैक्सिमम टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द सिग्नल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीएस, दैट इज द सैम्पलिंग टाइम। ओके, सो दैट इज द कंडीशन। कोई अगर तुम फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्ट में तुम इसको अगर डेफिनेशन करना चाहते हो, सो यू विल जस्ट राइट if the sampling rate is greater than equal to twice of maximum frequency, then this theorem is known as sampling theorem. And if you are going to represent the sampling theorem with respect to time, then you can say if the twice of sampling time must be less than equal to maximum time of the given signal. Okay, so this is the sampling theorem, and with the help of this value you can sample any kind of signal which will follow this equation, or which will follow this relation between sampling frequency and maximum frequency. Otherwise the signal can't be sampled. Okay, so next is what happens is there is two, हाँ बोलो sir, and what is the actual maximum frequency? that is maximum frequency है ही क्या? फ्रीक्वेंसी है एक सिग्नल मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी को टच करेगा। देखो मेरा यहाँ पे जो पहला पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो, ये विजिबल है? यस सर। तो देखो इस टाइम पे ये नो सिग्नल सर अभी नहीं है। विजिबल दिख रहा है? सिग्नल दिख रहा है तुम लोग का डिस्प्ले में दिख रहा है? ये जो सर फर्स्ट स्लाइड वाला पिक्चर दिख, हाँ मैं फर्स्ट स्लाइड वाला ही पिक्चर दिखा रहा हूँ अभी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछे ना, तो देखो यहाँ पे देखो सिग्नल यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पास होके इधर पूरा सपोज ये टोटल टाइम स्लॉट है, दैट इज द टाइम। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी इधर है, नाउ यहाँ फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, एंड आफ्टर कंप्लीशन ये देखोगे यहाँ इसका जो मैक्सिमम एट ए टाइम ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको टच किया था, ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सपोज मेरा क्लास चल रहा है, मेरा फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्लाइड, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द डिलीवरी ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो कभी ना कभी इंटायर क्लास में मेरा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस टाइम पे मेरा वॉइस सबसे हाई पिच पकड़ेगा, दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज डिनोटेड बाय एफएम। उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम था, सबसे हाई था पूरे एंटायर क्लास में, तो दैट इज माय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 2 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 3 सेकंड के लिए हो, बट मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी लेवल टच किया था वो होगा मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सपोज 50 किलोहर्ट्ज तुम्हारा करंट सप्लाई हो रहा है घर में, ठीक है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो कभी कभी देखोगे 50 किलोहर्ट्ज बोल रहा हूँ, 50 हर्ट्ज में तुम्हारा करंट सप्लाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी, हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी। सो सपोज कभी कभी देखोगे दिन में कभी करंट का सप्लाई बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है, अचानक से थोड़ा सा तुम्हारा पावर जो है वो घट गया है, तो वो वहां पे 50 नहीं दे रहा है, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम। तुम्हारा करंट जो सप्लाई होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही देगा, 50 हर्ट्ज से ऊपर जाएगा इट विल इफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन योर हाउस। सो 50 हर्ट्ज जो है दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर तुम जा नहीं सकते, ठीक है। तो सिग्नल में भी सेम थिंग है, सिग्नल जिस पोर्शन में मैक्सिमम, सपोज ये मैं एक बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट तुम लोगों का है, सपोज 30 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ मैं एक सिग्नल पास करूंगा, सो ये मेरे पास मैंडेटरी नहीं है मेरा सिग्नल 30 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ में ही हमेशा पास करे, दैट इज द मैक्सिमम बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज। ये जो तुम लोग नेट यूज कर रहे हो, ठीक है, 100 Mbps, 32 Mbps, 16 Mbps, ये क्या है, ये सब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है,
ये नहीं कि 100 एमबीपीएस दिखा रहा है तो हर वक्त 24/7 तुम्हारा 100 एमबीपीएस ही करंट रहेगा, सॉरी नेट का स्पीड रहेगा। दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, the maximum value of the frequency which will obtained by the signal is known as maximum frequency. Okay, समझ में आया? Yes sir. और you can say peak value of the frequency, that is peak voltage। तुम लोग पढ़े हो, peak मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम, मिनिमम और पॉजिटिव में मैक्सिमम, that is peak, that is the peak value of the frequency। सो नाउ यहाँ पे देखो दो कंडीशन अराइज होगा, मैं यहाँ पे लिखा हूं अकॉर्डिंग द सैम्पलिंग थ्योरम, एफएस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस एफएम। सो एक होगा कंडीशन नंबर 1, एफएस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस एफएम, एंड दूसरा होगा एफएस इक्वल टू ट्वाइस एफएम। और एक कंडीशन होगा कि अगर मेरा एफएस लेस देन ट्वाइस एफएम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्यों लेस देन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेस देन तो मैंने थ्योरम में बोला हूं ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस एफएम, मतलब इसका एक ड्रॉबैक है, लेस देन अगर हो जाएगा तो मे बी ड्रॉबैक है, दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग दैट पॉइंट। सो बाय दिस इक्वेशन आई कैन realize three relationship, that is first one is fs greater than equal to twice fm, fs equal to twice fm, and fs less than twice fm। okay, तो पहला इक्वेशन में जा रहा हूं fs greater than twice fm, दैट इज अगर तुम्हारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस fm से ज्यादा होगा तो दैट इज द नॉर्मल सैम्पलिंग, नॉर्मल सैम्पलिंग, and this condition is considered in sample। okay, frequency, sampling frequency। so now तुम लोगों का एक कंफ्यूजन होगा, सर ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ट्वाइस एफएम, बिकॉज देयर इज टोटली न्यूमेरिकल टर्म एफएस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस एफएम। सो सपोज मैं एक बात बोलूंगा, सपोज तुम लोग फिर से वो किराने की दुकान में लौट चलो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे घर में अगर बोलेगा कि 2 kg का तुम बासमती चावल तुम लोग चूज कर लियो, सैंपल देख के बासमती चावल यू आर सिलेक्टिंग कि हाँ बासमती चावल का क्वालिटी अच्छा है, ये बढ़िया चावल है, तो तुम 2 kg चावल लाओगे, ठीक है। सो 2 kg चावल बासमती लाने में तुम लोगों का जितना मेहनत करना पड़ेगा, अगर घर से बोल दिया कि 25 kg का बासमती चावल लाओ, देन ऑब्वियसली तुम्हारा जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर 2 kg चावल लाओगे तो उसमें तुम्हारा जितना एफर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 25 kg का अगर बासमती चावल लाओगे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्वाइस ऑफ द मेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दुकान में देखोगे बस्ता को कवर करने में, स्टोर करने में जितना टाइम लगेगा, तुम्हारा 2 kg बासमती चावल लाने में घर से दुकान से घर में लाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तभी तुम ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्ट कर पाओगे। गॉट इट? Yes sir. सो दैट मीन्स अगर सामान अगर ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन रेट उतना ज्यादा बढ़ेगा, दैट इज रेट इज नथिंग बट द एफएस, ठीक है। इसको मैं दूसरा तरीका से बता रहा हूं, दैट इज ट्वाइस टीएम, ये वाला इक्वेशन में बता रहा हूं, ठीक है। ट्वाइस सॉरी टीएम ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस टीएस, टीएम ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस टीएस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टोटल टाइम जो है दुकान में सपोज 25 बस्ता बासमती चावल है 25 kg का, ठीक है,
वो 25 केजी का चावल 25 केजी स्टोर करने में जितना टाइम लगेगा, जितना एफर्ट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली तुम्हें 2 केजी बासमती चावल घर दुकान से घर लाने में एफर्ट बहुत ही कम लगेगा, ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। दुकान क्या करेगा, जहां से गोडाउन है, गोडाउन स्टोर करेगा तुम्हारा राइस मिल से, राइस मिल स्टोर करेगा तुम्हारा फार्मर से, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, दैट इज टीएम, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और वहीं पे तुम्हारा सैंपलिंग टाइम क्या है, दुकानदार एक जस्ट एक कटोरा लेके तुम्हें एक सैंपल दे रहा है, सो सैंपलिंग टाइम, so tm always greater than equal to twice ts. Okay, so now the condition is, the first condition is fs greater than greater than twice fm. So if fs greater than twice fm, then the sampling is look like this, ठीक है, and this in this case normal sampling is done, ठीक है। next is below fs below twice fm. so इसमें क्या होगा, your sample signal with interfered with each other, ठीक है। अगर लेस देन हुआ, बिलो हुआ, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं अवॉइड करते हैं, अगर लेस देन होता है तो ये क्या होगा, इट इज contradicted part, a contradicted part will be there, or interaction between two sample signals will be there. so क्या होगा इसमें, ये सिग्नल और ये सिग्नल, दोनों सिग्नल का इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे दोनों सिग्नल का इंटरफेरेंस हो रहा है. So if interference of the signals are there, then obviously noise will be generated. ठीक है, so obviously noise will be generated, or this noise is known as aliasing effect. Aliasing effect. Aliasing effect. Okay, so aliasing effect will aliasing effect will arise, and due to arising of aliasing effect, ठीक है, your noise will be generated, due to which noise will be generated, and if noise will be generated, so in this portion, okay, in this portion क्या होगा, loss of signals will be there. So that's why I have to avoid this condition, that is fs less than twice fm. ठीक है, I have to avoid this condition. Now how I will avoid this condition, because signal अगर तुम एक बार प्रोसेस में डाल दिए, उसके बाद तुम वहां पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. तुम्हें जो भी करना है, कंडीशन जो भी देना है, रूल्स रेगुलेशन जो भी करना है, तुम सिग्नल प्रोसेस से पहले कर दो. ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम एक कंडीशन रखोगे ताकि तुम्हारा एफएस कभी भी ट्वाइस एफएम से लेस ना हो. ठीक है, एंड दैट कॉज और दैट रेगुलेशन इज नोन एज एंटी अलाइजिंग कंडीशन. Anti-aliasing condition, and through which you will define the anti-aliasing condition is known as anti-aliasing filter. So ये क्या करेगा, fs less than twice fm जब आएगा वो सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, उसको पकड़ेगा ही नहीं, वो उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा. सो अगर प्रोसेस नहीं करता है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन का कोई सवाल ही नहीं आता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू सैंपल सिग्नल का कोई सवाल ही नहीं आता है. सो इफ देयर वाज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू सैंपल सिग्नल, ऑब्वियसली देयर वाज नो चांस ऑफ गेटिंग नॉइज और अलाइजिंग इफेक्ट. So that's why it is known as anti-aliasing filter. Anti-aliasing filter is used to avoid the condition fs less than twice fm. Okay, so this is all about your effect due to
the condition fs less than twice fm. So मुझे सिस्टम ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा, वहां पे एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर यूज करना है. आई हैव टू यूज एन एंटी अलाइजिंग फिल्टर टू अवॉइड द कंडीशन fs लेस देन ट्वाइस fm. सो मेरे पास बाकी क्या रहा, fs ग्रेटर देन ट्वाइस fm हो सकता है और fs इक्वल टू ट्वाइस fm. fs ग्रेटर देन ट्वाइस fm होगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल सैंपलिंग होगा. नाउ द थर्ड कंडीशन इज fs इक्वल टू ट्वाइस fm होगा तो क्या होगा, दैट इज आइडियल कंडीशन. Ideal condition, that is fs equal to twice fm. Okay, so see in this picture, एक सिग्नल खत्म हो रहा है, दूसरा सिग्नल वहीं से चालू हो रहा है, फिर दूसरा सिग्नल खत्म हो रहा है, तीसरा सिग्नल वहीं से चालू हो रहा है, फिर तीसरा सिग्नल खत्म हो रहा है, चौथा सिग्नल एट दैट पोजीशन वहीं से चालू हो रहा है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, gap between two signal is not possible. So since gap between twice signal is not possible, that means your gap is not considered, and if the gap is not considered, that means wastage of time is not considered. ठीक है, क्योंकि गैप का मतलब है वेस्टिंग ऑफ टाइम. अगर तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में 3 महीने का गैप रहा, ठीक है, तो क्या होगा, your time will be wasted between fourth semester and fifth semester. But if the university will start the fifth semester, ठीक है, just after completion of the fourth semester, के आज से तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर का क्लास खत्म हुआ, चलो कल से फिफ्थ सेमेस्टर का क्लास चालू हो रहा है, तो मेरा जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा. और टाइम वेस्ट अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरा जो सिचुएशन है वो आइडियल सिचुएशन है. सो दिस is known as ideal situation, fs equal to twice fm, and this condition is known as Nyquist condition. And if this condition will arise, then the rate fs is known as Nyquist rate, and Nyquist rate is simply twice fm. That fs is Nyquist rate, so I am representing the Nyquist rate in terms of fn, Nyquist rate, and Nyquist rate is always twice fn. So Nyquist rate can't be possible because as per the ideology of designing the circuit, ideal condition can't be achieved practically. ठीक है, so if ideal situation is there, then that is known as Nyquist condition, and if fs equal to twice fm, that condition is known as Nyquist condition, and the rate of the frequency is known as Nyquist rate, and Nyquist rate is fs equal to fn if fs equal to twice fm. That means fn equal to twice fm, that is Nyquist rate. Okay, so this condition is known as ideal condition, or I can say Nyquist condition. Okay, so that much for today. And have you any doubt regarding sampling? Because after sampling we will move to the discretization of the signal, and if discretization of the signal, see in the very first slide, ठीक है, after discretization, but the second diagram, after discretization, what we will get, we are getting the sampled signal, and sampled signal is in the form of pulse. ठीक है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है. पल्स मतलब उसका एक विड्थ होगा और एक लेंथ होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो इस सिग्नल का एक पर्टिकुलर विड्थ है, बहुत ही कम है बट विड्थ है, एंड पर्टिकुलर विड्थ है, बहुत ही कम है बट विड्थ है, एंड पर्टिकुलर लेंथ है. So pulse always contains width plus length, that is pulse signal. And next class I will start the pulse modulation technique, and to go through pulse modulation technique you have to discretize the signal. Okay, so that much for today. I'm going to stop the sharing and just
move to your attendance screen. In the message box, I am providing the attendance Sir, link. हाँ बोलो. सर सैम्पलिंग टाइप नहीं पढ़ना है. सैम्पलिंग टाइप देखो, सैम्पलिंग यहाँ पे देखो, मैं स्लाइड को फिर से रन करा रहा हूँ. ये देखो, सैम्पलिंग डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पलिंग रेट. सैम्पलिंग आर ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, एक हो गया नॉर्मल सैम्पलिंग. ये नॉर्मल सैम्पलिंग है जब तुम्हारा ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम. ये हो गया तुम्हारा ओवर सैम्पलिंग, जब एक सैंपल के साथ दूसरा सैंपल कंट्राडिक्ट कर रहा है. एंड तीसरा हो गया तुम्हारा आइडियल सैम्पलिंग और नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट कंडीशन. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पलिंग frequency or sampling rate. And whenever I next class, whenever I will start the pulse modulation technique, in that case I will discuss about the depending on the shape of the waveform, you will divide the sampling in how many ways. Okay. So basically, whenever basically I have to divide the sampling in 2 ways. एक है तुम्हारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट के ऊपर डिपेंड करके, जो मैं इस क्लास में कर रहा हूँ. ठीक है. दूसरा है सैम्पलिंग शेप और सैम्पलिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके, जो मैं जब पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा. ठीक है, समझ में आया? यस सर. ओके. सो नेक्स्ट आई थिंक मंडे तुम लोगों का शायद एक